कहानी में जस्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। हम लोग बहुत ही ज़्यादा दूर एक पहाड़ी पे जा रहे थे, जहाँ पे मेरा दोस्त सैम मुझे लेके आया था और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो कैसी जगह है और वहाँ पे कैसे कैसे लोग हमें मिलने वाले हैं। ये बात हमें नहीं मालूम थी। हम लोग एक लेक के सामने मछली पकड़ने बैठ जाते हैं, लेकिन मुझे वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। और वह भी मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक आदमी कोई जानवर का मांस लेके खड़ा है और उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने हैं। जब मैंने अपने दोस्त को उसे दिखाया तो वो भी उसे देख के डर गया और जल्दी से जल्दी फ़ोन निकाल के पुलिस को फ़ोन करने लगा। लेकिन वो देखते ही वो वहाँ से अदृश्य हो जाता है। तभी हम लोग वहाँ पे मछली खा के कैजुअली बात करने लगते हैं और उसे भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी नींद तब टूटती है जब मेरे दोस्त सैम का चीख मुझे सुनाई देता है। तभी मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे आदिवासी लोग आके मेरे दोस्त को मार रहे हैं और उसके पैरों को चबा रहे हैं और उसके हाथों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मैं जल्दी से पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ मुझे थोड़ा अजीब वहाँ ही से लग रहा आने था। की कुछ बात समय करता बाद हूँ, जब तभी मैं वो वहाँ लोग से मेरी निकलने तरफ की भी कोशिश आने की करने लगी, कोशिश मैंने कर कहा रहे कि थे। लेकिन मैं वहाँ से बिना चप्पल पहने ज़्यादा से ज़्यादा दूर भागने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये भी डर था कि मेरा दोस्त बचेगा या नहीं। लेकिन मुझे तभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं पुलिस आ लगता है, जाती है क्योंकि और मुझे वहाँ पता पे है ये कोई चोर का देखते काम हैं तो कि है नहीं। सैम का फिर सिर्फ मैं आधा उनको शरीर उस ही रूम बचा को हुआ भी है। दिखाता हूँ जिसपे मुझे इतना ये बड़ा देख के छेद हो काफ़ी चुका ज़्यादा था। दुख होता है फिर और वो सब होने कुछ के बाद दिनों मैं बाद फिर से उन लकड़ी लोगों को काटने के लिए पकड़ घर लिया से जाता बाहर है और निकलता हूँ और इंटरोगेशन करने के लकड़ी से बाद पता उस जगह चलता को है पूरा से सील कि ये क्रैक उस कर देता पहाड़ी हूँ, पे रहने वाले ताकि आदिवासी कोई लोग यहाँ हैं से ना आ पाए जो और उस खाना तो अपने गेट छोड़ो, को भी बोलना अच्छी भी तरीके इनको से नहीं लॉक आता। करके घर में ये घुस जाता जो हूँ। मिलता है वही खा लेकिन लेते फिर हैं। उस लेकिन दरवाजे इनकी से कुछ फिर से साइन आवाज़ें आने लैंग्वेजेस लगती हैं है, जिनसे बहुत ही ये ज़ोर की। लोगों से और बात कर मैं पाते हैं और उनसे सोचता बात हूँ कि करने पर क्या पता करूँ। चलता फिर है कि मैं इनको लकड़ियों को जो मिलता काट है ये के जब वही बाहर खा लेते हैं निकलता हूँ, और लेकिन ये तब अपना आवाज़। जिंदगी। ये कहानी मैं क्रिस्टीनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी और मुझे किसी ने अपहरण करके बहुत सारी अपहरण की गई लड़कियों के साथ रख दिया था। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। उनके मुंहों को जैसे नोच नोच के खाया गया है, खून ही खून है उनके मुंह पे। और मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा डरी हुई हूँ, क्योंकि ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करती हूँ। तभी वहाँ पे देखती हूँ कि मेरे पैरों पे कुछ लगा हुआ है, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डरने लगती हूँ। और तभी दरवाजे पे कोई आता है और मैं देखती हूँ कि वो अंदर आते आते सभी लड़कियों को घूरने लगता है और लड़कियाँ और भी ज़्यादा डरने लगती है। वहाँ पे बहुत सारे तगड़े तगड़े इंसान लोग थे और एक लड़की थी जो बिल्कुल ही पागल जैसी लग रही थी। वो लड़कियों को ऐसे चेक कर रही थी कि किसको पहले अपना निशाना बनाऊं। वो अपनी तरफ देख के बोलती है कि आज तुम्हें खाऊं या फिर तुम्हारी दोस्त को, बताओ तो। ऐसे करके हंस रही थी और फिर एक लड़की के मुंह पे जाके अपना जबड़ा दबा देती है और उसको काट काट के उसके मुंह से खाने लगती है उसका मांस, जिसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी दोस्तों। लेकिन मुझे लगता था कि ये लड़की कोई साइकोपैथ है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो ऐसा कर नहीं सकता। फिर मुझे इंजेक्शन का डोज दिया गया और फिर मैं बेहोश हो गई। और कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ पुलिस वाले मेरे तरफ आ रहे थे और जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। और एक पुलिस वाले आके मुझसे पूछताछ कर रहे हैं कि मेरे साथ हुआ क्या था। लेकिन मैं उनको ये बताने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि हमारे साथ क्या हुआ था। कुछ दिनों के बाद जब वो लोग फिर से आते हैं तब मेरी हालत कुछ बेटर थी, लेकिन मैं तब भी उनसे बात करने की हालत में नहीं थी। अगर उस दिन
ये पुलिस वाले हम लोगों को बचाने के लिए नहीं आते तो क्या होता, मैं यही सोच रही थी। और उस घटना को सोच के मेरा दिमाग में और भी ज़्यादा दर्द होने लग रहा था। आखिर वो लोग कौन थे और क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे थे। ये कहानी मैं जस्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये तब की बात थी जब मैं सिर्फ 10 साल का था और मैंने एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ का अनुभव किया था। मैं वैसे बहुत ही ज़्यादा शरारती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो उस दिन हुआ वो मेरे रूह को कँपाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि मेरे एसी भी ऑफ था और खिड़की भी बंद थी, लेकिन फिर भी इतनी ठंडी हवा आ कहाँ से रही थी। जब मैंने लिविंग रूम में देखा तो एक काले कपड़े पहनी औरत तो नहीं, वो शायद कोई चुड़ैली थी जो इधर से उधर लिविंग रूम में उड़ते हुए जा रही थी। मेरी तो ये देख के पूरी हालत ख़राब हो गई, लेकिन मैंने ये बात किसी को घर में नहीं बताई और नॉर्मली अपना दिन काटने लगा। लेकिन ये सब तब शुरू हुआ जब असल में हमें पता चला कि हमारी दादी को कैंसर है। फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए कहा गया। और फिर जब मैं दादी के रूम में जाके टीवी ऑन करके देखता और थोड़ी देर के लिए जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे वही चुड़ैल दादी को घूर रही है। ये देख के मेरी तो फटके चार हो गए और मैं जल्दी से अपनी रूम में कुंडी लगा के सो गया। लेकिन मैंने अपनी दादी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन एक दिन हद तो तब पार हो गई जब मैं एक दिन दादी के रूम में ही जाके सो गया और जब मेरी आँख लगने ही वाली थी तभी मैंने देखा कि वो चुड़ैल वहीं पे खड़ी हुई है और हमें ही घूर रही है। तभी मैं वहाँ से निकल के जल्दी से रूम में भाग गया और अपने बिस्तर पे जाके सो गया। और फिर अगले दिन मैं जब उठा तब मैंने देखा कि अभी भी वो औरत वहीं पे उसे घूर रही थी, मेरी दादी को। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई तब तक जब तक मुझे ये पता नहीं चला कि आखिर वो है कौन। लेकिन मेरी भी वो सब और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जब अपनी बहन को ये सब बताया तो उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मैंने दादी को कभी कुछ नहीं बताया और मेरी बहन की तबीयत भी धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी और उसने बताया कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन मैं अब इन सब चीज़ों से थक गया था। मेरे को ऐसे डर डर के जीना पसंद नहीं आ रहा था। ना तो मुझे स्कूल में शांति मिलती, ना तो खाने के समय, ना तो कहीं और में मेरा दिल लगता। मेरे को सिर्फ उसी चीज़ की याद आती जो मैं दादी के रूम में देखता हूँ। और इसी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी और दादी ने एक दिन मुझसे पूछ ही लिया कि तुमने मेरे रूम में क्या ही देखा है, बताओ जल्दी मुझे। लेकिन मैंने उनको फिर भी नहीं बताया। उसके बाद मेरी एक दिन इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मेरे को फीवर आ गया, वो भी 104 डिग्री का। और फिर मेरा खाना पीना सब बंद हो गया। लेकिन मेरी दादी के साथ वही सब होना नहीं रुका और मेरे ये सब देख के और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। और मेरा जो बड़ा भाई है वो कैट लवर है, वो हमेशा बिल्लियों को अपने पास रखता है। और दादी के रूम में एक दिन वो रहने के बाद ही उसको भी पता चल ही गया था कि उसके रूम में क्या होता है। और मेरे को उसकी चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी और मैं डरने लगा। मेरे दरवाजे पर जब नॉक हुई मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और उठ के जल्दी से जाकर गेट को खोला। देखा कि मेरा भाई और उसकी बिल्लियाँ वहीं पे खड़ी हैं और मेरे भाई को भी पता चल चुका था कि दादी के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर मेरी बिल्लियों ने भी जब उस रूम के अंदर गया तो वहाँ पे उनको कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखाया, क्योंकि बिल्लियों को भूत दिखते हैं। असल में वहाँ पे वो भूतनी अब नहीं थी, क्योंकि उस भूतनी का काम तो हो चुका था। असल में उस भूतनी का शिकार दादी नहीं, मेरी बहन थी, जिसको वो लेके चली गई थी। लेकिन अब मेरी दादी के साथ वैसा कुछ भी नहीं होता। ये कहानी मैं समीर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम समीर है और मैं ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करता हूँ। ये कहानी है तब की जब मैं स्कूल में था और मेरे दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करता था। और मेरे स्कूल में एक 6 फीट लंबा भोंदू सा लड़का था
जिसको हम सभी मिलकर परेशान करते थे। उसको मारते थे, पीटते थे, लेकिन वो कभी भी हमारा विरोध नहीं करता था, लेकिन कहता था कि मैं अगर रोने लगा तो तुम्हारी शामत आ जाएगी और तुम सब मर जाओगे, फिर तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। ये धमकियाँ मुझे और मेरे दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती थी, लेकिन अचानक एक दिन हम जब उसे परेशान कर रहे थे, वो रोने लगा और उसने जो बात कही थी वो बिल्कुल सच थी। जब वो रोने लगता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर उसने मेरे एक दोस्त को गले से पकड़ के उसको इतना ज़ोर से दबाया कि वो दीवार पे लग के बेहोश हो गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मेरा दोस्त तो आराम से निकल चुका था। उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे लगा कि आज तो मैं गया। और फिर उसने बताया कि मैं एक बार रोना शुरू कर दूं तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और अचानक से उसके सर में दर्द होने लगा और वो और ज़ोर से रोने लगा और उसको देख के मैं डर गया। उसने मेरे कॉलर पकड़ा और मुझे ऊपर उठा के नीचे ज़मीन पे इतनी ज़ोर से पटक दिया कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद मेरे उस दोस्त ने पुलिस को जल्दी से जल्दी कॉल किया और पुलिस को बुलाने लगा, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था और वो मेरे ऊपर मुक्के की बारिश करने लगा और मुक्के पे मुक्का चलाने लगा। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी और मैं बहुत ही ज़्यादा लाचार हो गया था। कुछ देर बाद कुछ पुलिस वाले आए और उसके ऊपर एक शॉटगन से फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसके गुस्से के सामने कोई नहीं टिक पाया और पुलिस वाले को ही उसने एक धक्के से दीवार पे जाके पटक दिया। और फिर जब पुलिस वाले ने एक रिवॉल्वर से शूट किया तब वो